नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज भी हम पॉलिटी के ही सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है हमारा गवर्नर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रायोरिटी टॉपिक के अनुसार इसे हमने सेलेक्ट किया है। ध्यान देंगे कि गवर्नर और इससे पहले हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर करवा दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, कवर करिए, फिर आप गवर्नर के टॉपिक पर आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स में दिखेंगी। बस फर्क ये रहता है कि प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, हेड ऑफ द नेशन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, जबकि गवर्नर जो है हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। जैसे हमारे देश में 28 राज्य है तो 28 गवर्नर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक संशोधन के बाद, जो संवैधानिक संशोधन था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इस संशोधन के बाद हुआ ये कि कोई जरूरी नहीं है कि एक एक राज्य के लिए एक एक गवर्नर हो, दो राज्य या दो से ज्यादा राज्य के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा हमने बेसिक ओवरव्यू दिया, गवर्नर के पावर्स सब कुछ देखेंगे तो आपको होलिस्टिकली चीजें समझ में आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए भी हैं तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार के काफी महत्वपूर्ण वीडियो आपको हम लाते रहेंगे and it will be going to help you a very lot in your examination। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका गवर्नर का टॉपिक है, इसमें पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गवर्नर के बारे में मेंशन किया गया, ध्यान रखना है आपको। जैसे पार्ट 5 जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसी प्रकार से पार्ट 6 स्टेट एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें आपका गवर्नर भी आ जाते हैं। आर्टिकल आप देख सकते हैं 153 से 167 और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आप जरूर याद रखेंगे गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत खोलते हैं पुस्तक तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। वैसे तो हम भी आर्टिकल्स का पूरा समरी आपके लिए जल्द से जल्द लाने वाले हैं, जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उसको हम चर्चा करवा देंगे, तो इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल के साथ साथ अमेंडमेंट्स का भी जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुआ है, उसको हम पूरे अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करवा देंगे। तो आप चिंता ना करें, एग्जाम से पहले काफी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, जो गवर्नर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ध्यान रखना है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ओके, और जो आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो वो सीएम होते हैं एट द स्टेट लेवल, ठीक है। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना फैक्ट आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ अन्य फैक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस, याद रखना है सरोजिनी नायडू, यूपी की गवर्नर बनी थी। यहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपी एज ए लोकेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस सरोजिनी नायडू। इनका रोल और किन किन फील्ड में था थोड़ा याद करने का कोशिश करिए। जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ था 1920s के दौरान, तो क्या उसमें सरोजिनी नायडू नजर आई थी? थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि जब दांडी मार्च हुआ था तो क्या उसमें भी सरोजिनी नायडू थी? तो ये सब पर आपको थोड़ा छानबीन करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाना है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज सरोजिनी नायडू। उसके बाद चलते हैं सोर्सेस। तो जब हम बात करते हैं सोर्सेस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो गवर्नर का पोस्ट है वो लिया गया है। मतलब ब्रिटिश इंडिया में भी गवर्नर का तो पद था ही ना, प्रोविंशियल गवर्नर, आपको ध्यान होगा, मद्रास के लिए, बॉम्बे के लिए, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया के लेवल पर क्या था? वाइसराय का पोजीशन था। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर
सब टॉपिक्स के अंतर्गत कि जो इलेक्शन या अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। एक्चुअली जो एड एंड एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की या फिर यूनियन गवर्नमेंट की, तो उसके आधार पर जो वो बोलते हैं प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने एक अमेंडमेंट के बारे में आपको बताया था, ध्यान देंगे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, इसके तहत क्या बातें हैं कि सेम पर्सन कैन बिकम कॉमन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही गवर्नर हो सकता है। ये प्रोविजन 7th CAA के माध्यम से डाला गया था। पहले क्या था? देयर शैल बी 1 गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तभी आप हमें बताइए प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कितने राज्यों के पास अपना खुद का गवर्नर है और कौन से ऐसे स्टेट हैं या यूटी है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जहां पर एक ही गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा राज्य या यूटी के लिए गवर्नर संभाले हुए हैं, गवर्नर का पद संभाले हुए हैं। तो इन सब पर थोड़ा छानबीन आपको करना पड़ेगा। ये अब एक एक फैक्ट अगर मैं भी दे दूं तो फिर आपका तो मेहनत कम हो जाएगा ना। तो आप भी थोड़ा सा अपने तरफ से रिसर्च करिए, थोड़ा दिमाग चलाइए, दोहराइए कि किस किस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है और किस किस एंगल पर हम सोच सकते हैं। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एसिंग द एग्जामिनेशन। फिर अगला सब टॉपिक आता है क्वालिफिकेशन क्या होता है भाई। तो क्वालिफिकेशन में कोई बड़ा क्वालिफिकेशन ऐसा सच तो है नहीं, बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और दूसरी बात है कि आप 35 वर्ष का उम्र हो तो आप जो है गवर्नर के पद के लिए खड़ा हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है। अब ये नाम की बात है कि सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन आपको ही पता है जो गवर्नर चुने जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो बेसिकली या तो पॉलिटिकल लिंकेजेज होता है इनका या फिर फॉर्मर आईएएस ऑफिसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जिनको बनाया जाता है। ओके। फिर देखिए 2 कन्वेंशन जो डेवलप हुई है। पहली बात तो ये कि जब भी प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, तो वो सीएम से भी, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट से भी कंसल्ट करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। हाँ, मतलब 2 कन्वेंशन है। एक तो आउटसाइडर होने चाहिए। आउटसाइडर का मतलब ये हुआ कि उस राज्य के नहीं होने चाहिए जिस राज्य में गवर्नर अपॉइंट किया जाना है। दूसरा ये है कि अपॉइंटमेंट करते वक्त सीएम से कंसल्ट किया जा सकता है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि सीएम की बात मान ही ली जाए। कंसल्ट बस कर लिया जाता है फॉर्मेलिटी के रूप में। ओके, तो ये 2 कन्वेंशन है और कन्वेंशन का मतलब ये टूटे हैं, टूट सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ओथ की बात करें। ओथ मतलब शपथ होता है, और शपथ किनके सामने लिया जाता है? गवर्नर के द्वारा। तो सीजे ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाई कोर्ट की, उनके सामने, या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, उनके सामने लिया जा सकता है। तो अगर सीजे ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट होंगे या अवेलेबल नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट के सामने ओथ लिया जा सकता है। अब यहीं पर आप लिंक करते जाएंगे, प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है ना? बहुत सारी चीजें कॉमन है। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, रिकॉल करते जाएं। ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, कौन से ग्राउंड पर उनको इम्पीच किया जाता है, कुछ चीजें याद आ रही हैं आपको? हमने ऑलरेडी बताया है, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करिए अगर चीजें याद नहीं आ रही है। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, मोर गुड। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, कि कौन कौन से कंडीशन है जिसके फुलफिल होने के बाद मतलब गवर्नर का पद संभाला जा सकता है। एक तो ध्यान ये रखना है कि भाई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य नहीं होने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई आप गवर्नर के पद पर चुने जाएंगे, एक बात तो तय है, लेट्स से, लेकिन अब गवर्नर के पद पर भी रहेंगे, पता चला लोकसभा का भी सीट लेके रखे हैं, पता चला कि एसएलए का भी सीट आपके पास है, तब तो ये जस्टिस नहीं होगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से। तब तो आप आधा इधर वर्क कर रहे हैं, आधा उधर वर्क कर रहे हैं। एक एक ये बात नहीं होती कि आप 5 कंपनी में काम कर रहे हैं। तो भाई आप
अपना पूरा फोकस, पूरा इंटरेस्ट एक कंपनी पर नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसीलिए जरूरी भी होता है कि जो वर्क है इनका सोशल वर्क ही होता है सब। तो पूरा फोकस, ईमानदारी और पूरा ताकत के साथ करें, जो कि ओथ में ये शपथ भी लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिए जो इमोलमेंट्स हैं, सैलरीज हैं, प्रिविलेज हैं, अलाउंसेस हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं लिख देना है आपको। प्रेसिडेंट अगर आएगा ऑप्शन में तो गलत होगा, तो पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात हम करते हैं कि जब भी कोई गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए नियुक्त किए जाते हैं, हो सकता है एक स्टेट एक यूटी के लिए, या फिर दो यूटी को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो अगर स्टेट की बात है, अगर यूटी की बात है, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको सैलरी वैलरी देती है। लेकिन जब बात आती है स्टेट की, दो या दो से ज्यादा स्टेट में एक ही गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, तो जो अलाउंसेस हैं, जो सैलरी सब है, जो मिलते हैं पैसे, इनकम सब, वो शेयर किए जाते हैं बिटवीन द स्टेट, जिन स्टेट्स के वो कॉमन गवर्नर है। लेकिन कितने प्रपोजिशन में, कितने पोर्शन में, कितने प्रोपोर्शन में, वो डिटरमाइन करेंगे प्रेसिडेंट। हो सकता है भाई 60:40 हो जाए, हो सकता है 30:70 हो जाए, वो बेसिकली प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं। अब देखिए गवर्नर का जो टर्म है वो 5 साल का है, लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर आधारित है, यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें हटा सकते हैं। कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, 5 साल के भले ही चुन लिया जाए, लेकिन इससे पहले भी हटाया जा सकता है। और बहुत सारे केस में ये होता रहा है, एग्जाम्पल बहुत सारे भरे पड़े। इवन 5 साल से पहले भी इनको ट्रांसफर कर दिया जा सकता है एक स्टेट टू दूसरे स्टेट, ये भी चीजें हैं। तो अब बात करते हैं जब इनको रेजिग्नेशन देना होता है, मान के चलिए इनको पद पर अपॉइंट कर दिया गया, इनको मजा नहीं आया, या फिर कुछ कंफ्लिक्ट हो गया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मुद्दा। तो लेट्स से कि भाई रिजाइन देना चाहते हैं, किन्हें देंगे? प्रेसिडेंट को रिजाइन सौंपेंगे। ओके, फिर देखिए जो ट्रांसफर की बात आती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का गवर्नर बना दिया, कोई मैंडेटरी नहीं है कि जिस भी स्टेट में इनको गवर्नर बनाया जाए हमेशा वही गवर्नर रहेंगे, ये कोई मैंडेट नहीं है। जैसे आईएएस ऑफिसर सबका पोस्टिंग जो होता है, जो कैडर मिल जाता है, तो हमेशा उनको उसी राज्य के कैडर में रहना पड़ता है। लेकिन गवर्नर सबके लिए सब तो नियम नहीं है। तो जो ट्रांसफर है गवर्नर का फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू डिफरेंट, वो प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। रीअपॉइंटमेंट मतलब एक बार गवर्नर के पद पर ये नियुक्त कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक ही बार, एक ही टर्म, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार ये अपॉइंट हो सकते हैं गवर्नर के पद पर। हालांकि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं जहां पर रीअपॉइंटमेंट वर्जित है। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कि वो कौन से केसेस हैं, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जहां पर रीअपॉइंटमेंट वर्जित है। क्या आपको CAG के बारे में याद आ रहा है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में? अगर हाँ, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, और साथ के साथ अन्य ऑफिसेस के भी नाम आप बता सकते हैं। और कुछ ही समय बाद, यानी कि 1-2 दिन में, हम एक समरी तैयार कर रहे हैं जहां पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट बॉडीज, तो उसको हमने समराइज रूप में, टेबल के रूप में आपको प्रेजेंट किया है। आप उसे याद करके जाएं, रिवाइज करके जाएं, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए हाँ, प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट की बात करें तो वहां पर तो एक ग्राउंड संविधान में मेंशन कर रखा है। कौन सा ग्राउंड है भाई? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब बात करते हैं गवर्नर के लिए, क्या कोई ग्राउंड दे रखा है क्या संविधान ने? नहीं, कोई ग्राउंड नहीं दे रखा है ना। तो नो इम्पीचमेंट ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इनको आसानी से हटाया जा सकता है। सो द गवर्नर्स पोस्ट इज बेस्ड ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, अब चलते हैं गवर्नर के पावर क्या क्या है। तो थोड़ा सा गवर्नर के पावर को समझेंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ द गवर्नर, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है
एग्जीक्यूटिव पावर कौन है, लेजिस्लेटिव पावर कौन है, फाइनेंशियल पावर कौन है, जुडिशियल पावर कौन है। ठीक है, अब समझिए कि एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट करती है उससे रिलेटेड जो पावर है वो गवर्नर के पास होती है। एक तो होता है लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग का मतलब कानून बनाने वाला पावर, तो उसका हम देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर भी कहीं ना कहीं इनके पास कुछ रहता है, तो हम देखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, जो भी एक्शंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन दैट स्टेट, वो उन्हीं के नाम पे किया जाता है। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जैसे हमने प्रेसिडेंट के रूप में देखा था ना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर लेती है, उसी प्रकार से जो आपका सीएम या फिर जो आपके गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक्शन से लेती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से लेती है, वो आपका गवर्नर के ही नाम पर होता है। उसके बाद देखिए, द गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर कॉन्वीनियंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स बिजनेस। स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपना कार्य करती है तो उसके कार्य में आसानी हो, बाधा ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स ना हो, इसके लिए वो रूल्स बना सकती है फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन। उसके बाद मतलब जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके ये चांसलर भी होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये अच्छे से याद रखना है, वो इसीलिए क्योंकि आजकल ये जो मुद्दा है चांसलर वाला काफी ज्यादा गरमाया हुआ रहता है ना। बहुत सारे राज्य जो है वो बिल लेकर आ रहे हैं कि भाई गवर्नर जो होंगे वो चांसलर नहीं होंगे स्टेट यूनिवर्सिटी के, जबकि कोई दूसरा होगा, ऐसा कुछ है। तो ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है कि भाई ये मैंडेट ही है कि चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी गवर्नर होंगे, ऐसा कोई संविधान में बात नहीं कही गई है। लेकिन जनरली जो गवर्नर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर बना दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, जिस भी रीजन में ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वहां पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और ये आपका आर्टिकल 164 क्लाउज 1 में लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना है, तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर को तो वैसे अपॉइंट यही करते हैं, लेकिन अलग से एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कंस्टिट्यूट किया जाता है ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में, ताकि ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को आगे रखा जा सके। ओके, उसके बाद देखिए, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो, स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन या मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो, कौन करता है? गवर्नर करते हैं। उसके बाद देखिए, वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नर। तो जो वाइस चांसलर है स्टेट यूनिवर्सिटी के, वो कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, तो ये आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा। अब चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की तरफ। तो जो आपका लेजिस्लेटिव पावर है, इसमें आप देखिए जो हाउस है, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो उसका जो समन है उसको मीट के लिए बुलाना, प्रोरोगियो मतलब जब सारा काम असेंबली का खत्म हो जाए तो उसको टर्मिनेट कर देना सेशन को, और या फिर सरकार मेजोरिटी खो दी है हाउस में तो उसको डिसॉल्व करना, भंग करना, तो ये काम कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। वैसे इसको हमने ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टॉपिक पर अच्छे से आपको बताया है। उसके बाद देखिए 1/6 जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसको गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। अब ये आपको बताना है कि 1/6 तो अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कौन कौन से फील्ड से ये जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे भी ध्यान देंगे। उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल पावर की तरफ। तो फाइनेंशियल पावर में क्या है कि भाई प्रेयर रिकमेंडेशन, जरूरत होती है मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है हाउस में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस होना है, मनी बिल क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें पार्लियामेंट के टॉपिक पर। तो जो मनी बिल है स्टेट में इंट्रोड्यूस होती है,
तो उसके लिए सबसे पहले गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन ले लिया जाता है, तब जाके इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अगर ग्रांट इश्यू करना है, ग्रांट मतलब मनी, सिंपल कहें तो फ्री का मनी, ठीक है, किसी म्यूनिसिपैलिटीज को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो ग्रांट मतलब पैसा निकालना होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, तो उसके लिए भी आपका प्रायर रिकमेंडेशन गवर्नर का जरूरी होता है। और ध्यान ये रखेंगे कि जो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से पैसे निकाले जाते हैं, ये सब आपका मनी बिल से रिलेटेड होता है, और मनी बिल जो है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा का अधिकार होता है। विधान परिषद का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसमें कोई रोल नहीं होता है। वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ना तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। डिस्कशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट हम कहते हैं, लेकिन संविधान में बजट ना कहकर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो ये इंश्योर करते हैं कि हाउस में एएफएस को रखवाया जाए। तभी आप देखते हैं कि हर साल जब आपका ईयर एंड होने वाला होता है, मतलब ईयर एंड का हो या ईयर की शुरुआत में, जनरली जनवरी फरवरी के आसपास, तो बजट पेश किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और हमने देखा भी कि बिहार का बजट देखा है, ओके, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस भी देखे हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप देखिए जाके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्रिएट गवर्नर ही करते हैं, उसके जो मेंबर्स है उसको भी नॉमिनेट मतलब अपॉइंट गवर्नर ही करते हैं हर 5 साल में। और एसएफसी के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ये जो बॉडी है ना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए जो कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट है, एक तो होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है, उससे पैसा कैसे निकलता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रोप्रिएशन बिल लाकर पार्टिकुलर सेक्टर या ग्रांट सब के लिए पैसा निकाल सकती है, और ये विधानसभा एक्सक्लूसिव होता है। एक होता है आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, मतलब इमरजेंसी पर्पज के लिए फंड बनाया जाता है, और उसका जो जिम्मेदारी है वो गवर्नर को सौंपा गया है, ठीक है। तो गवर्न्स द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, दैट यू शुड रिमेंबर। उसके बाद आ जाइए आप जुडिशियल पावर्स की तरफ। जुडिशियल पावर्स मतलब आप समझिए कि हाई कोर्ट सब में जो आपके ऑफिसर सबके अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सब जुडिशरी से रिलेटेड है, तो कुछ कुछ जुडिशरी पावर इन्हें दिया गया है, तो अच्छे से हम देखेंगे। एक तो ये है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके जब अपॉइंटमेंट की बारी आती है, कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, कलीजियम सिस्टम के आधार पर होता है। लेकिन एक खास बात ये है कि जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है उस पार्टिकुलर स्टेट में, तो उस पार्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाता है, ठीक है, कंसल्ट किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन करते कौन है अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट करते हैं, दैट शुड बी केप्ट अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। उसके बाद देखिए जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक तो सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में सिविल मामले हम डिस्कस करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में जो आपके मर्डर रिलेटेड, क्राइम्स रिलेटेड, जहाँ पर आपका सजा मिलता है, तो उस मैटर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात हो, या फिर उनके पोस्टिंग की बात हो, या फिर प्रमोशन की बात हो, पोस्टिंग मतलब वही हो गया आपका ट्रांसफर, ठीक है, तो वो गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए जुडिशियल सर्विसेज में जो पर्सन चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी गवर्नर करते हैं विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे, आपने देखा होगा कि जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे बिहार का भी देख लीजिए 32nd जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। तो ये सब क्या है, तो बेसिकली जुडिशियल सर्विसेज में लोगों को
ऑफिसर्स को चुनने के लिए एग्जाम लिया जाता है और फिर इनको अगर अपॉइंट किया जाएगा तो गवर्नर के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि भले ही अपॉइंटमेंट जुडिशरी में हो रहा है, गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट का रोल भी वहां पर है। इसी को तो कहते हैं कि जो आपके जुडिशरी है ना, उन्होंने आ, जो बैलेंस ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंक्लूडिंग इन द अपॉइंटमेंट मैटर, वो दिख जाता है। तो अगर मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ही अपॉइंट करते विदाउट एनी कंसल्टेशन, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती थी, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठ सकता था, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ सकता था। उसके बाद देखिए वीटो पावर ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। तो वीटो पावर में क्या आ जाता है कि भाई गवर्नर के पास एक ऐसा पावर है जिसका इस्तेमाल करने के बाद दाइंड हो जाता है। बिल के रिगार्डिंग ही जनरली होता है वीटो पावर। तो देखिए जब कोई ऑर्डिनरी बिल आपका मान के चलिए हाउस में पेश होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होता है, तो अगर SLA में पास हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पर गवर्नर होगा, गवर्नर के एसेंट के लिए जाता है, और गवर्नर अगर एसेंट दे देते हैं तब तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से 4 अल्टरनेटिव्स गवर्नर के पास होते हैं कि गवर्नर क्या कर सकते हैं। एक तो एसेंट देना, यानी कि हाँ भाई ठीक है, बिल मेरे पास आया, मैंने अप्रूवल दे दिया, बिल पास हो गया, एक्ट बन गया। दूसरा है विथ होल्ड, मतलब रिजेक्ट कर दिया, जा भाई जा, दूर जा, नहीं पास करता मैं। तीसरा जो है रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देना, मतलब एक बार इंडिकेशन देना कि थोड़ा सा कुछ चेंजेज वेंजेज कर लीजिए, कुछ दिक्कतें लग रही है, तब आप हमें दोबारा पेश करेंगे, तब हम पास कर सकते हैं। ये होता है रिकंसिडरेशन वाला। उसके बाद देखिए रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। चौथा केस तो यही है कि भाई कोई भी बिल आ रहा है गवर्नर के एसेंट के लिए, गवर्नर को लगता है कि भाई इसको प्रेसिडेंट ही देखे, तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देंगे इंक्लूडिंग द मनी बिल। तो एक बार जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो गवर्नर का रोल वहां खत्म हो जाता है, वहां पर फिर प्रेसिडेंट का ही एक्शन चलेगा। ठीक है, एसेंट देने की बात हो, विथहोल्ड करने की बात हो, या फिर प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। ओके, और फिर आप देखिए वंस रिजर्व, एक बार रिजर्व हो गया तो गवर्नर विल हैव नॉट एनी एनी रोल, ये हमने बता दिया आपको। एंड गवर्नर जो है मनी बिल को भी रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट, ये एक्चुअली हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, बता दिया है। एक पॉइंट और था जो हमें शायद याद नहीं आ रहा है, एक था, चलिए अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि बेसिकली जब हाउस सेशन में नहीं रहता है, या फिर एक हाउस सेशन में है दूसरा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लेट से कोई इमरजेंसी जैसे सिचुएशन आ गया जहां पर कोई कानून लाना है, जल्द के जल्द लाना है, तो वैसे में ऑर्डिनेंस का काम आता है। ठीक है, हालांकि ये जो ऑर्डिनेंस होती है टेम्पोररी पीरियड के लिए होती है, और 6 महीने की वैलिडिटी ऑर्डिनेंस की होती है, और अगर इसकी वैलिडिटी बढ़ानी है तो फिर हाउस से पास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें चलती है। प्रेसिडेंट के लेक्चर में हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा किया था। गवर्नर के पास भी सिमिलर पावर है, आर्टिकल 213, जो कि ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर गवर्नर को देता है। और आप देख सकते हैं 6 मंथ की वैलिडिटी होती है अगर ऑर्डिनेंस इश्यू किया गया है, लेकिन अगर 6 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू करना है ऑर्डिनेंस को तो फिर अप्रूव करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा विद इन 6 वीक फ्रॉम री असेंबली। तो जब आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबल होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसको रिन्यू करवा दीजिए, तब वो एक्सटेंड हो जाएगा बियॉन्ड 6 मंथ, नहीं तो फिर 6 मंथ का एक्सपायरी डेट का टैग रहता है। और ऑर्डिनेंस में वो सारे पावर्स होते हैं जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन जनरल लॉ बनाते हैं, बस टेन्यूर का अंतर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस आपका इसके लिए भी लाया जा सकता है, क्या कहते हैं उसको, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उस पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लाया जा सकता है,
तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो आप देखिए आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की बात करता है। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रेसिडेंट को तो चलिए वो पार्डनिंग पावर दिया ही गया है, गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर दिया गया है, रिस्पाइट, पार्डन, ये सब कुछ होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को कुछ ज्यादा पावर दिया गया है दो केस में। एक तो ये है कि भाई कोर्ट मार्शल अगर किया जाता है किसी व्यक्ति का, तो उस केस में प्रेसिडेंट को तो पार्डन करने का पावर है, प्लस डेथ सेंटेंस दिया जाता है किसी को, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट को ही पावर है, लेकिन इन दो केस में गवर्नर को पावर नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका ये पूरा गवर्नर का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जो आर्टिकल्स है ना गवर्नर के, उसको आप एक बार जरूर ओवरव्यू करेंगे, कि जैसे टेन्योर के बारे में कुछ आर्टिकल्स हैं, वैसे हम उसको डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें। जैसे आर्टिकल 161 था, आर्टिकल 213 था, जो जो इम्पोर्टेंट है हमने डाले हैं, लेकिन और भी कुछ हैं जो हम आपको आने वाले समय में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स आपको सेंड कर देंगे। वैसे एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्डिनेंस को विथड्रॉ करना भी गवर्नर का ही काम होता है, अदरवाइज वो 6 महीने के बाद तो ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो जाएगा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे पास नहीं किया। तो ये थी पूरी लेक्चर गवर्नर के बारे में। बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट, इसलिए आप प्रेसिडेंट के साथ साथ इसको भी साथ में रिवाइज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करें। थैंक यू।